जीएस वाणी में आप सभी का स्वागत है। और पॉलिटी के राज्य व्यवस्था के इस वीडियो में हम कार्यपालिका देख रहे थे। अभी केंद्र की कार्यपालिका देख रहे थे, उसके बाद राज्य की कार्यपालिका के बारे में देखेंगे। कल हमने इसके विषय में काफ़ी चीज़ें देख लिया था, जैसे राष्ट्रपति के जो है क्या प्रावधान है किस अनुच्छेद में, और जो उनकी शक्तियाँ क्या हैं, उनका प्रयोग कैसे करते हैं वे, निर्वाचन उनका कैसे होता है, उनकी पदावधि कितनी होती है, कैसे उन्हें हटाया जा सकता है, कितने तरीके से हटाया जा सकता है, और जो है अर्हता शर्तें शपथ वगैरह, महाभियोग क्या होती है प्रक्रिया, और जो है दोनों सदनों में किस तरह चलाया जाता है, उससे संबंधित एक दो प्रश्न भी देख लिए थे। शक्तियों के बारे में देख लिया, कार्यकारी शक्तियां क्या हैं, उन्हें किस अनुच्छेद के तहत मिली हैं, विधायी शक्तियां क्या हैं, किस अनुच्छेद के तहत मिली हैं, वित्तीय शक्तियां क्या होती हैं, न्यायिक शक्तियां उनकी क्या हैं, सैन्य शक्ति क्या है, आपातकालीन संबंधी उपबंध क्या हैं, इससे संबंधित चीज़ें देख लिया था। अब आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं राष्ट्रपति महोदय की जो वीटो की पावर होती है वो क्या होती है। तो वो वीटो से संबंधित जो होता है उनकी शक्ति है, वीटो पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, वो देखने वाले हैं यहाँ। सामान्यतः हर देश में कार्यपालिका के प्रमुख को यह शक्ति दी जाती है। ये क्यों दी जाती है? देखिए, वीटो के पीछे वजह क्या होती है, इसका एक मकसद होता है। जैसे भारतीय संविधान में वैसे तो कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मतलब यूं ही कोई चीज़ डाल दी गई है। बड़ा लंबा बहस चला था, 2 साल का समय था, 2 साल 11 महीने 18 दिन। इस दौरान क्या हुआ था, विधिवत चर्चा इस पे चली थी, काफ़ी बहस हुआ था। तो हमारे संविधान में कोई भी उपबंध यूं ही नहीं डाल दिया गया है, ठीक है। इसके पीछे बाकायदे मकसद है। संविधान निर्माताओं का मानना ये होता था कि कभी कभी होता था कि विधायिका कोई ऐसा कानून बना रही है जो संविधान की मूल भावना के विपरीत हो। अब संविधान की मूल भावना क्या है, यह आपको प्रस्तावना में मिलेगा। हमने समाजवादी, पंथ निरपेक्ष राज्य हो, गणतंत्र राज्य हो, ऐसे राज्य की स्थापना का संकल्प लिया है। इसके नागरिकों को विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता, सामाजिक आर्थिक न्याय और जो है समानता और जो है एकता, बंधुत्व, इन सब चीज़ों का आधान करने के लिए व्यक्तियों के अंदर एक संविधान का निर्माण किए हैं। अगर कोई सरकार पूर्ण बहुमत में आती है केंद्र में, जैसे वर्तमान सरकार है आपकी, और पूर्ण बहुमत में आने के बाद क्या करती है कि वो किसी तरह का, देखिए नंबर का खेल है संविधान में। हालांकि हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट भी बैठी हुई है, वो ध्यान देती है, संतुलन का बनाए रखती है। लेकिन मान लीजिए कि नंबर ज़्यादा है, और नंबर ज़्यादा होने की वजह से निस्संदेह कोई कानून अगर लाते हैं तो पारित हो ही जाएगा और वो बन ही जाएगा। राष्ट्रपति भी उन्हीं के दल के हैं, तो स्वभावतः वो भी पास कर ही देंगे। अब ऐसी परिस्थिति में क्या होता था कि देखिए, ये मान के चला जाता था कि जो राष्ट्रपति होगा वह अपने दल से, इसीलिए वह किसी सदन का सदस्य नहीं होता राष्ट्रपति। तो ऐसा माना जाता है कि राष्ट्रपति क्या होता है, अगर कोई कानून ऐसा है जो लग रहा है जल्दबाजी में पास किया गया है, या मूल कानून जो है उसकी मूल भावना के विपरीत है, या कानून के कुछ पक्षों पर पर्याप्त विचार विमर्श नहीं किया गया है, यानी कि उसे जल्दबाजी में पास कर दिया गया है, ठीक है। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए, इस प्रकार की दुविधाओं से खुद को, देश को बचाने के लिए वीटो संबंधी शक्ति लाई गई थी। इसमें ऐसा तर्क रखा गया था कि अगर विधायिका कोई निरंकुशता दिखाती, किसी प्रकार की कोई ऐसा कानून पास करती जो निरंकुशता को प्रदर्शित कर रहा हो, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ किया जा रहा हो, लोगों के अधिकारों से खेला जा रहा हो, तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति महोदय वीटो शक्ति का प्रयोग करेंगे अपने। अब होता क्या है कि संविधान में अनुच्छेद 111 जो है, संविधान में जो आपका अनुच्छेद 11 है, इसमें 3 विकल्प राष्ट्रपति महोदय को दिए जाते हैं। पहला दिया जाता है कि वे किसी विधेयक को जो विधायिका, जो आपका लोकसभा राज्यसभा के द्वारा पारित कर दिया गया, उनके पास भेजा गया, तो पहला उनके पास विकल्प होता है कि वे उस पर अपनी सहमति दे दें। दूसरा उनके पास विकल्प होता है कि अपनी सहमति को सुरक्षित रख लें, और तीसरा विकल्प होता है उनके पास कि विधेयक को वे पुनः लोकसभा या राज्य के सभा के पास वापस भेज दें कि आप एक बार इस पर पुनर्विचार करिए, उसके बाद हम इस पर अपनी सहमति देंगे। अब इस दौरान लोकसभा या राज्यसभा उस विधेयक को संशोधित करें या ना करें, अगर पुनः राष्ट्रपति महोदय के पास भेज दें तो उन्हें दोबारा उसे पास करना ही पड़ता है। तो ये 3 विकल्प हैं उनके पास अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। अब इसी में जो विकल्प 2 था, यानी कि विधेयक को सुरक्षित रखने ना, ठीक है, यही क्या करता है, यह वीटो को आधार प्रदान करता है, ठीक है।
यहीं से वीटो को जो है आधार मिलता है। इसमें क्या है, विधेयक को अपने पास सुरक्षित रखने की शक्ति इसलिए प्रदान की गई है कि राष्ट्रपति किसी असंवैधानिक विधान को रोक सकें जो संविधान के खिलाफ हो। संसद के जल्दबाजी एवं विचार किए बिना किसी विधेयक को पास किया गया हो तो देश हित में राष्ट्रपति महोदय उसे रोक दें। प्राय विश्व के सभी देशों में वीटो की शक्ति देखने को मिलेगी। जितने भी देश के विश्व में सामान्य लोकतांत्रिक देश हैं उनके राष्ट्राध्यक्षों के पास वीटो की शक्ति है। और चूंकि हमारा संविधान बहुत सारे देशों का मिला जुला रूप है तो सामान्यतः देखा जाता है कि पूरे विश्व में 4 प्रकार की वीटो प्रचलित है। ठीक है, हमने यहाँ 3 प्रकार ही लिखा है क्योंकि हमारे संविधान में केवल 3 प्रकार की वीटो का जिक्र है। तो पहले हम चौथे प्रकार जो वीटो है उसका जिक्र कर लें, उसके बाद हम एक एक करके अपने तीनों प्रकारों को देखेंगे क्योंकि यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक जो चौथा वीटो होता है उसे विशेषित वीटो बोला जाता है। ठीक है, उसे विशेषित वीटो बोला जाता है या क्वालिफाइड वीटो बोला जाता है। अब ये क्या होता है, कोई भी वीटो विशेषित तब हो जाता है जब विधायिका के असाधारण बहुमत से, असाधारण बहुमत का अर्थ हुआ प्रचंड बहुमत, ठीक है, बहुमत से उसका अध्यारोहण किया जा सकता है, यानी कि उसको पास किया जा सकता है। ठीक है, कार्यपालिका के वीटो को रौंद कर विधेयक को अधिनियम बनाया जाए। ठीक है, ये क्या कहा जाएगा, विशेषित वीटो कहा जाता है, क्वालिफाइड वीटो कहा जाता है। अब इसका थोड़ा सा अर्थ समझ लीजिए और आसान भाषा में। मान लीजिए कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन जी हैं इस समय, ठीक है, वहीं ये विशेषित वीटो इस प्रकार का पाया जाएगा, या फिर और देशों में भी है ऐसा। तो अब क्या है कि मान लीजिए कि बाइडेन कोई ऐसा बिल लाते हैं और उसमें ऐसा जिक्र किया गया हो बाइडेन के बिल में कि रूस पर हम अटैक करने जा रहे हैं और वो पारित करवाना चाह रहे हैं। और अब इसमें क्या होता है कि अगर उनकी सदन ने पास न किया है तो भी ये निर्णय ले लें और सदन रोक रही है कि नहीं हम आपको रोक रहे हैं और उसके बावजूद वो न माने, तो ऐसी परिस्थिति में विशेषित वीटो कहा जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, कार्यपालिका के वीटो को रौंद कर विधेयक को अधिनियम बना दिया जाता है, यानी कि इसमें वही चीज़ है कि कार्यपालिका अगर चाहे तो भी उन्हें रोक नहीं सकती। अब यहाँ क्या आते हैं आगे, आत्यंतिक वीटो। आत्यंतिक वीटो क्या है, जो हमारे संविधान से संदर्भित है और ये हमें जानना जरूरी है क्योंकि यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आत्यंतिक वीटो में क्या होता है, इसके अंतर्गत विधेयक को सुरक्षित रखने का अधिकार होता है। ठीक है, इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों में भी होता है। इसमें राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास सुरक्षित रख लेता है। इसका प्रयोग गैर सरकारी सदस्यों के विधेयक के संदर्भ में एवं सरकारी विधेयक के संदर्भ में भी किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ देखना है कि एक शब्द इस्तेमाल हुआ है, गैर सरकारी सदस्य। ठीक है, सामान्यतः सरकारी सदस्य तो आप समझ गए होंगे, सरकारी सदस्य का अर्थ ये हुआ कि जो सरकार के मंत्री हैं, ठीक है, उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक। लेकिन गैर सरकारी विधेयक क्या होता है, गैर सरकारी विधेयक का अर्थ होता है जब कोई विधेयक या कोई बिल, ऐसा बिल जो मंत्रिपरिषद में शामिल व्यक्तियों के द्वारा न लाया गया हो। जैसे सदन में जितने सदस्य हैं, भाई सदन में 545 सदस्य हैं, तो कोई अगर ऐसा तो है नहीं कि सभी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि टोटल जो सदस्य संख्या है उसके केवल 15% लोगों को मंत्री बनाया जा सकता है। ठीक है, तो अब ऐसी परिस्थिति में सभी तो सरकारी हो नहीं सकते, तो अगर कोई व्यक्ति बिल लाता है जो मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं है तो उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए बिल को प्राइवेट बिल या गैर सरकारी बिल कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति क्या करते हैं, इसे अपने पास सुरक्षित रख लेते, अपने पास सुरक्षित रख लेते हैं, यानी कि उस पर ना हाँ कहते हैं ना कहते हैं। अब अगला आता है निलंबनकारी वीटो। तो निलंबनकारी वीटो क्या होता है, निलंबनकारी वीटो के अंतर्गत राष्ट्रपति को भेजा गया कोई भी विधेयक, ध्यान रखिएगा, संविधान संशोधन विधेयक और धन विधेयक को छोड़ के। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति द्वारा संसद को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाया जाता है, इसे निलंबनकारी विधेयक कहा जाता है, निलंबनकारी वीटो कहा जाता है। इसका प्रयोग भारत के अलावा अन्य देशों में भी होता है। ठीक है, यदि संसद विधेयक पुनर्विचार करने के बाद संशोधन करके या बिना संशोधन के ही
राष्ट्रपति महोदय को वापस भेज देती है। तो ऐसी परिस्थिति में उन्हें अपनी सहमति देना पड़ता है, वो बाध्य हो जाते हैं। तो ये क्या हो जाता है, निलंबनकारी वीटो कहलाता है। उसके बाद अगला आता है आपका पॉकेट वीटो। अब ये पॉकेट वीटो क्या होता है, जब राष्ट्रपति विधेयक को अपने पास ही रखे रहें अथवा अपनी सहमति या असहमति कुछ न दें, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति को पॉकेट वीटो कहा जाता है। ठीक है, देखिए पहला वाला जो आत्यंतिक वीटो है और पॉकेट वीटो दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी है। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ समझने वाली बात है। तो क्या है कि उस पर अपनी सहमति न दे वो, ठीक है, ना हाँ कहे ना कहे। इस मामले में भारत का राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति से अधिक शक्तिशाली दिखता है। तो यहाँ पर जो है हमारा ये पॉकेट वीटो हो गया। हालांकि अमेरिका के राष्ट्रपति के पास क्या होता है, 10 दिन का समय होता है, केवल 10 दिनों तक कोई जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे यहाँ इसकी कोई समय सीमा तय नहीं की गई है और राष्ट्रपति इसी का फ़ायदा उठाते हैं। वो कहते हैं कि इसमें कोई समय सीमा तय नहीं की गई कि हम इतने दिनों तक रोक सकते हैं। एक चीज़ समझ लीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है इसमें। आत्यंतिक वीटो जो है, जो पॉकेट वीटो है, इन दोनों में अंतर है। दोनों में राष्ट्रपति बिल को सुरक्षित रखते हैं लेकिन आत्यंतिक वीटो में क्या होता है, वह विधेयक समाप्त हो जाता है। ठीक है, क्या हो जाता है इसमें, विधेयक इस प्रकार समाप्त हो जाता है, वह अधिनियम नहीं बन पाता। लेकिन पॉकेट वीटो में विधेयक समाप्त नहीं होता। ठीक है, तो पहले वाले में क्या कंडीशन होती है, आत्यंतिक वीटो में सरकारी विधेयक संबंध में मंत्रिमंडल त्यागपत्र दे दे जब, ठीक है, जब विधेयक पारित हो गया हो, राष्ट्रपति की अनुमति मिलना शेष हो और मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया हो और नया मंत्रिमंडल राष्ट्रपति को ऐसे विधेयक पर अपनी सहमति न देने की सलाह दे, तो वह आत्यंतिक वीटो होगा। ठीक है, लेकिन पॉकेट वीटो में क्या होता है, राष्ट्रपति इस आधार को अपना आधार बना सकते हैं कि संविधान में तो कोई समय सीमा तय नहीं की गई है, तो मेरा जब मन होगा तब मैं दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार का ये प्रयोग कर सकते हैं। ये पहली बार प्रयोग हुआ था 1986 में। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह जी थे, तो उन्होंने भारतीय डाक संशोधन अधिनियम, ये पूछा जाता है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। तो 1986 में ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे, उन्होंने डाक अधिनियम को जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। राजीव गांधी जी का उस समय सरकार था। तो ये हमारे तीनों वीटो हो गए। अब इसी के संदर्भ में तो अलग प्रश्न है, लेकिन इस संदर्भ में कुछ और चीज़ें जान लेने वाली बात है कि जैसे ये ज्ञानी जैल सिंह के अलावा एक मामला और है 1954 का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा पेप्सू क्या था, पेप्सू स्टेट थे। जैसे भारत के, अगर आप भारत का इस पेज में देख लीजिए, अगर हम भारत का एक सामान्य सा यहाँ पे मैप देख लें, अरे यार, अगर यहाँ सामान्य भारत का मैप देख लेते हैं तो ये हिस्सा, ये जो हिस्सा है यहाँ पे, इसमें क्या आता था, पटियाला, ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन, ये सारा हिस्सा क्या होता था, पेप्सू कहलाता था। ठीक है, तो पेप्सू विनियोग विधेयक पर अपनी स्वीकृति को रोक कर रखा गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, अर्थात आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया था। यह कारण यह था कि उस समय पेप्सू राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू था। तो यहाँ जो पेप्सू विनियोग विधेयक था, इसको रोका गया था पहली बार, यानी कि इसका प्रयोग किया गया। उसके बाद 1991 में, ठीक है, 1991 में, उसके बाद राष्ट्रपति आर वेंकट रमण जी थे। ठीक है, संसद सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन विधेयक पर आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया गया था। परिस्थिति यह थी कि विधेयक संसद द्वारा राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश प्राप्त किए बिना ही पेश कर दिया गया था। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में उन्होंने इसे रोक लिया था और यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, यहाँ पर उन्होंने आत्यंतिक वीटो का प्रयोग किया था। ठीक है, तो ये हमारे आत्यंतिक वीटो के कुछ उदाहरण थे। निलंबनकारी वीटो हमने देख लिया, पॉकेट वीटो देख लिया। ठीक है, अब इसी संदर्भ देखिए, राज्य विधायिका के संदर्भ में राष्ट्रपति की वीटो की शक्ति, यानी कि राज्य विधायिका पर राष्ट्रपति की वीटो शक्ति का क्या प्रभाव पड़ता है। तो उससे पहले हम 2 प्रश्न अटेंड कर लेते हैं। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है और यूपी की परीक्षाओं में, बिहार की परीक्षाओं में, छत्तीसगढ़ की परीक्षाओं में ये पूछे जा चुके हैं, इसलिए ज़रूरी है इनको अभी समझ लेना, क्योंकि प्रश्नों की प्रकृति ऐसी मैं रखता हूं और मैं पहले भी बता चुका हूं, प्रश्न पूछे जा चुके होते हैं पिछले सालों में, तो महत्वपूर्ण तो है। पदासीन राष्ट्रपति की पदावधि समाप्ति से, यानी कि कोई राष्ट्रपति अपने पद पर था, ठीक है, और उसकी अब पदावधि की समाप्ति हो रही, 5 साल पूरे हो रहे हैं, इसके भिन्न कारण से, यानी कि पदावधि की समाप्ति से भिन्न कारण, मृत्यु हो गई हो, बीमार हो गए हो, त्यागपत्र दे गए हों,
किसी कारण से उत्पन्न होने वाली रिक्ति के दशा में रिक्त पद भरने के लिए निर्वाचन हो जाना आवश्यक है या निर्वाचन हो जाना चाहिए, कितने समय में। ठीक है, आपके पास विकल्प हैं रिक्त होने की तिथि के 6 माह के भीतर, रिक्त होने की तिथि से 1 वर्ष के बाद, रिक्त होने की तिथि के 9 माह बाद। तो इसमें विकल्प आपका कौन सा सही है? ए सही है, यानी रिक्त होने की तिथि से 6 माह के भीतर नए राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। और जब कोई राष्ट्रपति अपने पद पे पदासीन रहता है और उसकी पदावधि समाप्त होने वाली होती है, तो एक बात याद रखिएगा कि उसकी पदावधि समाप्त होने से पहले ही राष्ट्रपति का चुनाव करा लिया जाता है। ठीक है, जब उनका उत्तराधिकारी आ जाता है तभी वे पद छोड़ते हैं। निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है? ध्यान रखिएगा, मैं पहले ही बता चुका हूँ, जब प्रश्न आप अटेंड किया करिए तो नहीं है, सत्य असत्य ये सब जरूर पॉइंट बल्कि हाईलाइट कर लिया करिए उसे, या गोला मार दिया करिए। तो अब इसमें कौन सा विकल्प सही है कि राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद से सलाह लेना आवश्यक नहीं है, किन विषयों पर? ठीक है, तो यहाँ क्या दिया गया है? विषय दिए गए हैं राजदूतों की नियुक्ति करने पे, जैसे जो आपके आईएफएस ऑफिसर होते हैं। देखिए 2 आईएफएस ऑफिसर, एक फॉरेस्ट सर्विस वाले होता है जो आईएएस जो इंडियन सिविल सर्विस, यूनियन सिविल सर्विस के तहत होता है साथ में, और एक होता है फॉरेन सर्विस वाले। तो ये राजदूत फॉरेन सर्विस में आते हैं, तो जो आईएफएस हैं वो उनकी नियुक्ति जो होती है। तो अब इसमें क्या है, सलाह लेना आवश्यक है या नहीं? विधेयकों की स्वीकृति देने में क्या मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक है? राज्यपाल द्वारा प्रेषित विधेयकों पर स्वीकृति देने के लिए, यानी कि जो राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 200 के तहत राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर लिया जाता है विधेयक, उसके तहत, या लोकसभा भंग करना, यानी कि जो है लोकसभा को भंग करना है नहीं करना है, क्या इसमें मंत्रिपरिषद की सलाह लेना आवश्यक नहीं है? बिल्कुल होता है, उनकी सलाह पे ही भंग किया जाता है। तो कह रहे हैं क्या किसमें आवश्यक नहीं है? तो आपका विकल्प यहाँ पे विकल्प बी सही है। विधेयकों की स्वीकृति देने में राष्ट्रपति महोदय को मंत्रिपरिषद की सलाह मानना आवश्यक नहीं होता, यानी कि वहाँ वे माने न माने, उनके पास अनुच्छेद 111 के तहत 3 विकल्प होते हैं, वे स्वीकृति दे दें, सुरक्षित रख लें या पुनर्विचार के लिए लौटा दें। तो ये वहाँ पे उनके पास विकल्प मौजूद होते हैं। उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम, राज्य विधायिका के संदर्भ में वीटो का क्या प्रयोग है और कैसे होता है। देखिए, राष्ट्रपति पहले आपको बता चुका हूँ, राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, राष्ट्र के अध्यक्ष होते हैं। देश में एकता, अखंडता, शुचिता, सहिष्णुता स्थापित करने में अधिनियम माध्यम से मार्ग प्रशस्त किया जाता है उनके द्वारा, और भारत के प्रथम नागरिक भी कहे जाते हों। ठीक है, तो जहाँ संसदीय विधेयक के संदर्भ में वीटो शक्ति का प्रयोग कर वे असंवैधानिक विधानों को बनने में रोकते हैं। ठीक है, वहीं दूसरी तरफ उनका एक कार्य ये भी होता है कि राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से असंवैधानिक विधान को रोकें। अब भाई जब राष्ट्र प्रमुख हैं वो, तो राज्य प्रमुख भी तो हुई एक तरह से। ठीक है, तो अब राज्य में क्या होता है, इनके प्रतिनिधि के तौर पे राज्यपाल जाता है। ठीक है, इनके द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। तो अब क्या होता है कि राज्यपाल इन्हीं के प्रतिनिधि हैं, कभी कभी एजेंट कह दिया जाता है, केंद्र का एजेंट कह दिया जाता है राष्ट्रपति को, तो गलत नहीं है बिल्कुल, वे इसी तरह एक तरह से कार्य करते हैं, उनका ऑफिस इसी तरह कार्य करता है। तो ऐसी परिस्थिति में राज्यों की विधायिकाओं के द्वारा भी कोई असंवैधानिक कानून का निर्माण न हो, इसकी जिम्मेदारी भी राष्ट्रपति के ऊपर होती है। तो इसके लिए क्या होता है कि राज्यपाल के द्वारा बिल को सुरक्षित रख लिया जाता है अनुच्छेद 200 के अंतर्गत। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी पारित विधेयक जो राज्य विधायिका का होता है, राज्यपाल की स्वीकृति के बिना कानून नहीं बनता है। तो ये क्या करते हैं, अगर उन्हें ऐसा कुछ लगता है कि इस कानून में कुछ गलत है, कुछ सही नहीं है, तो वे क्या करते हैं, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, अनुच्छेद 200 और 201 का जिक्र आया है, तो दोनों के बारे में अलग अलग देख लेते हैं। अनुच्छेद 200 क्या करता है, इसमें राज्यपाल को अधिकार है कि विधेयक को अपनी सहमति प्रदान कर दें, वही जो राष्ट्रपति को 111 के तहत है। अगला है इन्हें अपनी सहमति सुरक्षित रख लें। ठीक है, अभी जो वही केंद्र में था। अगला है विधेयक, अगर वो धन विधेयक नहीं है तो राज्य विधायिका के पास पुनर्विचार के लिए लौटा दें। ठीक है, ये 3 तो सामान्य हो गए जो राष्ट्रपति को भी हैं। एक यहाँ चौथा भी इन्हें अधिकार प्राप्त है, वो क्या है, विधेयक को राष्ट्रपति की सहमति के लिए या उनके विचार के लिए आरक्षित कर लें। ठीक है, ये हो गया। अब क्या होता है कि राष्ट्रपति के पास अनुच्छेद 201 के तहत शक्ति प्राप्त है राज्य विधायिका पे, यानी कि राज्य विधायिका के नीतियों पर जो क्या कहा जाए, निगरानी करने का अधिकार इन्हें मिला है, वो अनुच्छेद 201 के तहत मिला है। अब इसमें इनके पास क्या क्या विकल्प मौजूद होते हैं, तो वो देखते हैं। पहला क्या है उनके पास विकल्प, विधेयक पर अपनी सहमति दे दें, विधेयक पर सहमति सुरक्षित रख लें, या फिर
राज्यपाल के माध्यम से विधेयक को पुनर्विचार के लिए राज्य विधायिका के पास वापस भेज दें। ठीक है, अब यहाँ ट्विस्ट है, देखिए क्या है। अगर उन्होंने राज्यपाल के माध्यम से विधायिका के पास भेजा, स्टेट लेजिस्लेचर के पास भेजा कि आप इस बिल पर विचार करिए, ये हमें सही नहीं लग रहा है, तो अब क्या हुआ, स्टेट लेजिस्लेचर क्या करे कि उस बिल को पुनः वापस भेज दे। ठीक है, हो ऐसे ही या कोई संशोधन करके, ठीक है, बिना संशोधन के राज्यपाल के द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजती है। अब भेज दे तो अब इस पे राष्ट्रपति द्वारा अपनी अनुमति देना अनिवार्य नहीं है, यानी कि यहाँ राष्ट्रपति बाध्य नहीं हैं। ठीक है, अर्थात राष्ट्रपति का जो वीटो लगेगा उसको राज्य की विधायिका निरस्त नहीं कर सकती। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब जो अध्यादेश जारी करने की एक शक्ति आता है, राष्ट्रपति क्या करता है, ऑर्डिनेंस जारी करता है। ठीक है, तो ये अध्यादेश होता क्या है, इसकी शक्ति कितनी होती है, कब ये पारित किया जा सकता है, क्या ये हमेशा पारित किया जा सकता है, तो इससे संबंधित कुछ चीज़ें देख लेते हैं। ये काफ़ी विवादित रहता है, तो इसलिए जानना ये जरूरी है। ठीक है, यह राष्ट्रपति की एक ऐसी शक्ति होती है जो उसे हेड ऑफ स्टेट जो है बनाती है। ठीक है, हेड ऑफ स्टेट उसे बनाती है। कैसे, इस शक्ति का प्रयोग पहली बात तो केवल भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, यानी कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है, जो पावर है, वो केवल आपके राष्ट्रपति महोदय के पास होती है। उसमें आपके प्राइम मिनिस्टर या फिर जो काउंसिल होती है उनमें किसी के पास ऐसा कुछ भी शक्ति नहीं होती है। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या आती है कि जो ये अध्यादेश जारी करने की, जो ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर होती है, ऑर्डिनेंस जारी करने की पावर कहाँ से आई है, तो यह भारत शासन अधिनियम 1935, ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारी चीज़ें हूबहू हमारे संविधान में ली गई। सुप्रीम कोर्ट हुआ, आरबीआई हुआ, आपका कैग हुआ, आपका यूपीएससी हुआ, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं आपके 1935 अधिनियम से डायरेक्टली उठा दी गई हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस की पावर भी वहीं से ली गई है। अब इसमें क्या होता है 1935 के अधिनियम में, इसमें बताया गया कि राष्ट्रपति को अगर कोई विपरीत परिस्थिति उत्पन्न है, संसद नहीं चल रही है, तो वैसी परिस्थिति में कानून का निर्माण कर सकते हैं। हालांकि ये साधारण भाषा हुई, पारिभाषिक शब्दावली सुन लीजिए इसमें। इस शक्ति का प्रयोग अप्रत्याशित, यानी कि ऐसी परिस्थिति का उत्पन्न हो जाना जिसकी उम्मीद नहीं थी, जिसकी आशंका नहीं थी, अथवा अविलंबनीय मामलों से निपटने के लिए, या फिर कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई है जिनमें देर करना खतरनाक हो सकता है। ठीक है, वो अविलंबनीय मामले हैं। इसका प्रभाव और शक्तियां संसद द्वारा बनाए गए कानून की तरह होती हैं। अब अध्यादेश के द्वारा जो कानून बनाया गया होता है उसकी शक्तियां वैसे ही होती हैं बिल्कुल जैसे संसद के द्वारा विधिवत कोई कानून बनाया जाता है। ठीक है, परंतु यह प्रकृति से अल्पकालिक अवधि की होती है। लेकिन इसमें एक बात होती है, संसद द्वारा कोई बनाया गया कानून 100 साल चल सकता है, 200 साल सकता है, 500 साल चल सकता है, 600 साल चल सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा जो जारी अध्यादेश होता है इसकी प्रकृति अल्पावधि होती है, 6 माह की होती है। उससे पहले उन्हें सदन के दोनों सदनों की अनुमति आवश्यक है, और अगर दोनों सदन सत्र में नहीं है तो किसी एक सदन की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो अब इसके संबंधित कुछ शर्त दिया गया है। संविधान में अनुच्छेद 123 का प्रावधान किया गया है, इसके द्वारा ये ऑर्डिनेंस पारित करते हैं। तो अब 123 में क्या क्या परिस्थितियां दी गई हैं कि ऑर्डिनेंस जारी करें, तो कहा जा रहा है जब राष्ट्रपति को प्रतीति हो कि विधि निर्माण की तत्काल आवश्यकता है। और विधि निर्माण कब होगा, जब लोकसभा राज्यसभा दोनों में बहस हो, दोनों में वोटिंग हो, उसके बाद प्रेसिडेंट द्वारा उसको पास कर दिया जाए, तब जाके वो कानून का निर्माण होगा। और कोई परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि इस परिस्थिति में लोकसभा मौजूद नहीं है सत्र में, राज्यसभा है, ठीक है, तो क्या होगा कि किसी एक की तो अनुमति मिल ही जाएगी, तो इसीलिए कानून निर्माण हो जाएगा। सरकार के समक्ष आकस्मिक परिस्थिति विद्यमान हो, सरकार के सामने बहुत जो है दुर्लभ स्थिति पैदा हो गई है, विकट स्थिति आ गई हो, और सदन के दोनों सदनों अथवा एक सदन सत्र में ना हो, बता चुका पहले। ठीक है, तो राज्यसभा का होना तो स्वाभाविक है क्योंकि स्थायी सदन है, लोकसभा ही नहीं होती। राष्ट्रपति संघ सूची और समवर्ती सूची संबंधित विषयों पर अध्यादेश जारी करता है। ध्यान रखिएगा, पहली बात में मैंने क्या कहा, संघ सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन हो अथवा राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो राष्ट्रपति द्वारा राज्य सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है। तो यहाँ एक बात तो निकल के आई कि सामान्य परिस्थिति में, दो बातें हैं यहाँ, एक नहीं, सामान्य बातों में क्या है, अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। सामान्य परिस्थिति में ऑर्डिनेंस जारी नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात,
सामान्य परिस्थिति में राज्य सूची के विषयों पे, स्टेट लिस्ट के विषयों पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। यानी कि अगर राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी करना है तो उसके लिए दो परिस्थितियां, या तो राष्ट्रपति शासन लागू हो या फिर राष्ट्रीय आपातकाल लागू हो। ये दोनों परिस्थितियां होना आवश्यक है। अब देखिए, चूंकि ये ऐसी शक्ति है, इस पे विभिन्न विवाद हैं, बहुत सारे विवाद हैं, समय समय पर होते भी रहते हैं। अभी भी आपने सुना होगा किसान बिल पर ऑर्डिनेंस लाया गया था, जिसको लेके बहुत लंबा विवाद चला था, 1 साल से ऊपर आंदोलन चला था। हालांकि सरकार बैकफुट पे आई फिर, और ये कुछ कुल मिला के लोकतंत्र की जीत हुई और जो है ऑर्डिनेंस को वापस ले लिया गया, कानून को। अब इसमें क्या होता है कि अध्यादेश संसद की पुनः बैठक होने पर दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश को पारित कर देते हैं तो अध्यादेश कानून का रूप लेते हैं। यदि संसद द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की जाती है तो संसद की दोबारा बैठक के, यानी कि लागू है वो और बैठक होती है संसद की, तो 6 सप्ताह के बाद यह अध्यादेश समाप्त हो जाए, यानी कि 42 दिन के बाद यह अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। यदि संसद के दोनों सदन अध्यादेश का निरानुमोदन कर दें, यानी कि स्वीकृति खारिज कर दें, तो यह निर्धारित 6 सप्ताह की अवधि से पहले ही समाप्त हो जाएगा, 6 सप्ताह तक नहीं चलेगा। यदि संसद के दोनों सदनों की बैठक अलग अलग तिथि में पुनः बुलाई जाए तो यह 6 सप्ताह वाली अवधि बाद आने वाली तिथि से गिनी जाती है। यानी कि 2 बार में सदन बुलाया गया अगर, तो जो अंतिम वाली हो उसके बाद गिना जाएगा, अंतिम वाले सत्र से। किसी अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने तक हो सकती है, ठीक है, एवं संसद की मंजूरी न मिलने पर 6 हफ्तों की होती है, ठीक है। और संसद के 2 सत्रों की मध्य अवधि अधिकतम 6 महीने की होती है, ठीक है, इससे ज़्यादा अवधि नहीं हो सकती। अब देखिए, इस पर चूंकि अध्यादेश पर बहुत विवाद उठा है, तो इस पर क्या हुआ कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समय समय पर कुछ निर्णय दिए गए हैं, ठीक है। जैसे 1970 में RC कूपर मामला है, 44वें संशोधन में 44वें संविधान संशोधन में बताया गया और अधिक स्पष्ट कर दिया गया कि राष्ट्रपति की संतुष्टि को असद्भाव के आधार पर चुनौती दी जा सकती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये देखा गया, उस समय बहुत राष्ट्रपति अध्यादेश का बहुत प्रयोग किया जाता था, तो ये देखा गया कि क्या हुआ कि ये कहा गया कि राष्ट्रपति अगर मान ले, असद्भाव का अर्थ हुआ कि उन्होंने कोई ऐसी परिस्थिति नहीं उत्पन्न हुई थी जो बड़ी जटिल थी और अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो गया था। इन्होंने केवल मंत्रिपरिषद के कहने पे ये कार्य कर दिया है, सामान्यतः होता तो यही है। लेकिन क्या होता है, अब इसी में 1987 में DC बाधवा मामला था। देखिए, मामला इसलिए बता रहा हूँ, प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है निम्न मामला किससे संबंधित है, ठीक है। तो DC बाधवा मामला आता है। इसमें क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अध्यादेश की भाषा परिवर्तित किए बिना तथा विधानसभा द्वारा अध्यादेश के संदर्भ में विधेयक पारित किए बिना यदि अध्यादेश का पुनः प्रकाशन होता है तो यह असंवैधानिक है। तो भाई बहुत बड़ी बात तो नहीं कही कि भाषा बदल देंगे, ठीक है, तो जब उन्हें पारित ही करना होगा तो कर देंगे। तो यह विभिन्न प्रकार के विवाद थे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए अध्यादेश जारी करने की शक्ति इनके पास होती है 123 के अंतर्गत, और जबकि राज्यपाल के पास किसके होती है, 213 के अंतर्गत राज्यपाल के पास होती है अध्यादेश जारी करने की शक्ति राज्य के संबंधी विषयों पर, राज्य सूची विषयों पर। अध्यादेश की अवधि भी बता दिया, 6 माह, और सब जो है सदन में प्रथम बैठक के 42 दिनों के भीतर से पारित होना चाहिए, नहीं तो समाप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं यहाँ पे आपका क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति की। अब ये क्या है भाई, क्षमादान की शक्ति कैसे, क्या किन विषयों पर है, इसको देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 में यह शक्ति दी गई है, अनुच्छेद 72 में यह शक्ति दी गई है कि राष्ट्रपति निम्न अपराधों के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति की सजा को क्षमा कर सकते हैं। किन किन विषयों की बात हो रही है यहाँ पे, पहला आता है आपका संघीय विधि के विरुद्ध, यानी कि कोई संघीय कानून का उन्होंने उल्लंघन किया है किसी व्यक्ति ने, तो उन्हें दंड दिया गया है तो उस पर वो क्षमा कर सकते हैं। दूसरा, सैन्य न्यायालय द्वारा दंडित, सेना के द्वारा किसी को दंड दिया गया है, किसी का कोर्ट मार्शल किया गया है, या फिर सेना के किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू था, उसने किसी प्रकार का दंड दिया है कुछ और। मृत्यु दंड पाए हुए व्यक्ति को, किसी को डेथ पेनल्टी मिली है, किसी को मौत की सज़ा मिली है, उसको भी क्षमा कर सकते हैं। तो ये 3 प्रकार के अगर सज़ा मिली है, तीनों पर राष्ट्रपति की शक्ति प्राप्त है कि वो इसे क्षमा कर सकते हैं। अब इसमें इनको अलग अलग नाम दिया गया है, जैसे क्षमा, प्रविलंबन,
विराम, परिहार, लघुकरण। ठीक है, तो इनका हम अलग अलग अब देखेंगे। तो पहले देखते हैं हम लघुकरण। ठीक है, तो लघुकरण क्या है क्षमादान की शक्ति में? तो लघुकरण के संदर्भ में क्या है, सजा की प्रकृति को बदलना। जैसे अगर मृत्यु दंड दिया गया है तो क्या हुआ, मान लो किसी की मौत की सज़ा दी गई है तो उन्होंने क्षमा याचना वगैरह की, तमाम चीज़ें ऐसी की, तो उस परिस्थिति में क्या हुआ, कहा जाएगा अब उसको कठोर कारावास में बदल दिया जाएगा। कठोर कारावास क्या होगा कि 10 से 12 घंटे ज़बरदस्त बैल की तरह काम कराया जाएगा। ठीक है, चाहे धूप हो चाहे छाँव हो, पत्थर तोड़ना कुछ भी करने काम करवाया जाएगा, तो कठोर कारावास हुआ। उसके अलावा अगला आता है परिहार। परिहार क्या चीज़ है, तो ये देख लेते हैं। इसमें सज़ा की मात्रा को बदलना। सज़ा की मात्रा क्या, कैसे बदलेंगे? 2 वर्ष के कठोर कारावास को 1 वर्ष के कठोर कारावास में बदलना। ठीक है, जैसे छोटी मोटी सज़ा किसी को दी गई है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति युवा है, ठीक है, और उसने भावावेश में आकर कोई ऐसा, मान लीजिए किसी व्यक्ति को मार दिया और उसके मारने की वजह से क्या हो, उसकी मृत्यु हो जाती है किसी व्यक्ति की, या फिर जो है युवा है, किसी ने कुछ ऐसा कांड कर दिया जिसकी वजह से काफ़ी क्षति हुई है, उसके ऊपर तमाम प्रकार के केस चले, उस केस के दौरान उसे 15 साल की सज़ा हो गई। अब 15 साल की सज़ा होने की वजह से क्या हुआ कि भाई युवा है, 18-19 साल का युवा है और उसे 15 साल की सज़ा हो गई, जब वो जेल से निकलेगा तो उसकी आधी जवानी तो जेल में बर्बाद हो गई। ठीक है, तो वैसी परिस्थिति में क्या होगा, हाँ यहाँ बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, तो हम यहाँ लॉयर बनने नहीं आए हैं तो हम उन सब चीज़ों को तो नहीं देखेंगे, लेकिन ये जान लेते हैं यहाँ पे कि देखिए ये ध्यान दिया जाता है कि सज़ा करने की अभिवृत्ति कैसी थी, यानी कि जब वो सज़ा की जा रही थी तो उस समय उसकी मनोवृत्ति कैसी थी, उस कार्य को करने के पीछे उसका उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था, भाव क्या था, इस आधार पर तय होता है। तो अगर देखा जाता कि नहीं ऐसा तो बहुत वो नहीं है, राष्ट्रपति महोदय के पास लगाया गया गुहार, तो परिहार में इसे बदल दिया गया, तो 15 साल के बजाय क्या किया गया कि 5 साल कठोर कारावास। ठीक है, तो ये बदल दिया गया इस प्रकार से। ठीक है, उसके बाद आता है एक क्या आता है विराम। अब विराम क्या होता है, तो विराम में क्या करते हैं कि विशेष परिस्थितियों की वजह से सज़ा कम कर दी जाती है। ठीक है, अब इसमें विशेष परिस्थितियां क्या होती है, मान लीजिए कि शारीरिक रूप से कोई व्यक्ति दिव्यांग है, कोई दिव्यांग व्यक्ति अगर है तो उसके द्वारा किए गए अपराध पर विराम लगाया जा सकता है। ठीक है, ठीक है, या फिर महिला की गर्भावस्था, अगर कोई महिला है उसने कोई ऐसा क्राइम कर दिया, उसके बाद जेल गई तो पता चला वो जो है वो प्रेग्नेंट है, तो अब ऐसी परिस्थिति में क्या होगा कि उसके वहाँ देखभाल अच्छे से हो नहीं पाएगा, तो इस आधार पर राष्ट्रपति से उसके सज़ा विराम का गुहार लगाई जा सकती है, अपील की जा सकती है, तो उनको उनकी सज़ा को विराम लगाया जा सकता है कि ठीक है इन्होंने 10 दिन 15 दिन 1 महीने सज़ा काट ली, अब इनकी सज़ा इतने पर समाप्त की जाती है। ठीक है, उसके बाद एक और आता है प्रविलंबन। प्रविलंबन ये क्या होता है, ठीक है, ऐसे ही शब्द मिलेंगे, इतने एलियन वर्ड आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे परीक्षाओं में, तो घबराइएगा मत, यूपीएससी तो कमाल कमाल के टर्म्स खोज के लाती है, बैठेंगे आप लोग खुद समझ जाएंगे। ठीक है, तो प्रविलंबन क्या है, किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ऐसी मतलब गुहार लगाई जाती है कि देखिए फांसी की सज़ा से होने वाली है 2 महीने बाद, तो कहा जाता है कि 2-3 महीने का और समय दे दीजिए। इसमें क्या होता है कि सामने वाले को याची को ये जो है उम्मीद होती है कि हम नए तथ्यों को, नए सिरे से तथ्यों को खंगाल रहे हैं और हो सकता है इनके निर्दोष होने की पॉसिबिलिटी हो, कुछ ऐसे तथ्य साक्ष्य मिले हैं जिससे कि लगे कि निर्दोष हैं, तो क्या होता है फांसी को कुछ समय के लिए टालने की बात हुई, इसको प्रविलंबन कहा जाता है, यानी कि किसी दंड को कुछ समय के लिए टालने की प्रक्रिया, या कुछ और भी दंड हो सकता है, फांसी ही नहीं। अब अगला आता है क्षमा। ठीक है, क्षमा क्या है, सीधे भाई पूर्णतः माफ़ कर देना। ठीक है, इसका मतलब हुआ है कि अपराध कभी हुआ ही नहीं, राष्ट्रपति महोदय द्वारा ऐसा किया जा सकता है, उनके पास इतनी शक्ति होती है, सामान्यतः ऐसा नहीं होता। यानी कि अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए फांसी हुआ है तब यहाँ क्षमा नहीं होगी, या किसी ने जघन्य अपराध किया तो यहाँ क्षमा नहीं होगी, कोई सीरियल किलर है तो यहाँ क्षमा नहीं होगी। क्षमा के केस में ऐसा होता है कि मान लीजिए कोई छोटा मोटा केस में फंसा है कोई व्यक्ति, या किसी अन्य परिस्थिति की वजह से फंस गया है, वहाँ ये देखा जाता है। अनुच्छेद 161 के अंतर्गत, ठीक है, यहाँ ध्यान देना,
अनुच्छेद 161 के अंतर्गत राज्य के राज्यपाल को भी क्षमा करने की शक्ति प्राप्त है। ठीक है, लेकिन वहाँ कुछ खास बातें हैं। राज्यपाल राज्य की विधि के विरुद्ध ही अपराध के संदर्भ में यह शक्ति रखता है। अब ये नहीं कि केंद्र के कानून का उल्लंघन करके उन्होंने कोई अपराध किया आप क्षमा कर दीजिए, सेना ने कोई अपराध के सेना के संदर्भ में किया क्षमा कर दे, आप नहीं कर सकते ऐसा। ठीक है, और मृत्युदंड के संदर्भ में केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को नहीं प्राप्त है। ठीक है, तो राज्यपाल को जो प्राप्त है मृत्युदंड को निलंबित, दंडावधि को कम एवं दंड का स्वरूप केवल बदल सकते हैं, वो क्षमा नहीं कर सकते हैं। तो चलिए हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि अभी राष्ट्रपति के संदर्भ में कौन कौन से अनुच्छेद हमने देखा। तो हमने अनुच्छेद 53 देखा पहले, ठीक है, राष्ट्र संघ की कार्यपालक शक्ति के बारे में। अनुच्छेद 55 देखा हमने, राष्ट्रपति के चुनाव के तरीकों के बारे में। अनुच्छेद 60 देखा, महत्वपूर्ण है, राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ ली जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने देखा अनुच्छेद 61 देखा, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाना। अनुच्छेद 72 देखा, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। अनुच्छेद 74 देखा, मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को सलाह एवं सहयोग वगैरह जो दिया जाता है। अनुच्छेद 111 देखा, संसद द्वारा पारित विधेयक पर सहमति प्रदान करना, 3 विकल्प उनके पास होते हैं। अनुच्छेद 112 हमने देखा, वार्षिक वित्तीय विवरण जो सदन के सामने राष्ट्रपति महोदय के द्वारा रखा जाता है, जिसे हम बजट कहते हैं। अनुच्छेद 123 देखा, अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 143 देखा, राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति। तो ये चीज़ें हमने देखा राष्ट्रपति के संदर्भ में। अब यहाँ पर हमारा राष्ट्रपति का चैप्टर समाप्त होता है। उपराष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा है, हम सुन लेते हैं, केवल ओरली सुन लीजिए, क्योंकि उपराष्ट्रपति के संदर्भ में बहुत कुछ पूछा नहीं जाता, तो बस सुन लीजिए। उसके बाद हम कल से राज्य की कार्यपालिका पे आएंगे। भारत की कार्यपालिका व्यवस्था के अंतर्गत उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से प्रेरित है। अमेरिका के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी बड़े ही पावरफुल होते हैं, ध्यान रखिएगा। वहाँ के सीन में क्या है कि हमारे यहाँ क्या है, 6 महीने के अंदर चुनाव होना चाहिए अगर मुख्य राष्ट्रपति नहीं रहे। लेकिन अमेरिका में क्या परिस्थिति है कि अगर वहाँ राष्ट्रपति असहमत मतलब वो किसी प्रकार से असक्षम होते हैं या मृत्यु होती है, तो जो बचा कार्यकाल होगा उपराष्ट्रपति पूरा करता है। ठीक है, इसलिए वहाँ का उपराष्ट्रपति ज़्यादा पावरफुल है हालांकि। ठीक है, और ये आधिकारिक क्रम में दूसरे नंबर पे आते हैं। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, तो जो उपराष्ट्रपति होते हैं राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। पदेन सभापति क्या होते हैं पहले ही हम बता चुके हैं इसके बारे में। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो है जो भी व्यक्ति उपराष्ट्रपति बनेगा वो स्वतः ही राज्यसभा का सभापति बन जाता है। ठीक है, और जैसे ही वो उपराष्ट्रपति के पद से हटता है स्वतः ही वहाँ से भी हट जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान द्वारा अनुच्छेद 63 में उपराष्ट्रपति के पद का प्रावधान किया गया है, और बाकी सब चीज़ें वही हैं। इन्हें 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हों, इनमें कुछ खास चीज़ें हैं जो वो बता रहा हूँ। 35 वर्ष की आयु पूरी होना चाहिए इनका। ठीक है, और उसके अलावा केंद्र सरकार इनको भारत का नागरिक होना चाहिए और राज्यसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखते हों। जबकि हमने राष्ट्रपति महोदय के विषय में क्या देखा था कि वे लोकसभा की सदस्यता ग्रहण करने की योग्यता रखते हों। तो ये थोड़ा सा अंतर है, यही प्रश्न बना देता है और यहाँ पे प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे एक अंतर ये देखने को मिला था कि उन्हें लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए और इन्हें राज्यसभा का। ठीक है, बाकी वही चीज़ें, किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। और एक चीज़ क्या है कि उनके प्रस्तावक और अनुमोदक 50-50 होने चाहिए थे, इनके प्रस्तावक और अनुमोदक 20-20 होने चाहिए। कुछ बेसिक चीज़ें कभी पूछ लिया जाता है, प्रश्न यहाँ से बन जाता है, तो छोड़ना क्यों कोई चीज़। तो क्या निर्वाचन की बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति की बात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष निर्वाचन इनका होता है, और निर्वाचक मंडल में इनमें भिन्नता क्या होती है। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में जहां संसद के निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं, तो याद रखिए, अगर आपको याद होगा तो राष्ट्रपति में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते थे। दूसरी तरफ राज्य विधानसभाओं के सदस्य इसमें शामिल नहीं होते। पहली चीज़ क्या है कि निर्वाचित और गैर निर्वाचित। ठीक है, तो इलेक्टेड नॉन इलेक्टेड दोनों इसमें भाग लेते हैं जो मनोनीत होते हैं। ठीक है, तो भाग लेते हैं। उसके अलावा इसमें क्या है, राज्यों की जो विधानसभा होती है उसके सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी वैसे ही होता है जैसे राष्ट्रपति का होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणी मत के द्वारा। ठीक है, शपथ भी वही चीज़ें सेम लगभग होती हैं, पदावधि भी 5 वर्ष की ही होती है। ठीक है, हटाने के लिए इनको भी जो है 14 दिन पूर्व जो है सूचना देनी पड़ती है। हाँ,
इनको राज्यसभा के संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत से हटाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि इनके लिए महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलती, क्योंकि उपराष्ट्रपति को हटाने का संविधान में कोई प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है और ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति महोदय को सौंपते हैं। ठीक है, तो यह उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कुछ चीज़ें हो गई। इनकी शक्तियों के बारे में वही है, ये सभापति होते हैं राज्यसभा के, और उपराष्ट्रपति को कार्य करने का अवसर तब मिलता है जब राष्ट्रपति के रूप में, जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना होता है इन्हें। ठीक है, वैसी परिस्थिति में, और बाकी जब ये राष्ट्रपति के तौर पे काम करते हैं तो इनके भत्ते, शक्तियाँ, सारी चीज़ें राष्ट्रपति की तरह ही होती हैं, और कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में वह अधिकतम 6 माह की अवधि तक ही कार्य कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा प्रावधान किया गया है कि 6 माह के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाना चाहिए। तो इस हिसाब से केवल 6 माह तक कार्य करते हैं, ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, इसलिए यहाँ जिक्र कर दिया। ठीक है, और राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति केवल 6 महीने तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है, जब तक कि नया राष्ट्रपति कार्यभार ग्रहण न कर ले, जबकि अमेरिका का मैं पहले बता चुका हूँ शेष कार्यकाल तक करते हैं। तो यह कुछ एक मोटा मोटी हिसाब किताब हुआ उपराष्ट्रपति के बारे में, और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी वो मैं सब आपको यहाँ बता दिया। उपराष्ट्रपति के संबंधित जो अनुच्छेद हैं वे क्या है, अनुच्छेद 63 से लेके 71 तक इनका प्रावधान किया गया है। ठीक है, 63 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित बात की गई है, और 64 में राज्यसभा का पदेन सभापति होना बताया गया है। अनुच्छेद 69 में शपथ शपथ की बात की गई है, और 70 में उपराष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति के कर्तव्यों के निर्वहन की परिस्थिति बताई गई है, और 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव की बातें की गई हैं। तो कल हम बहुत ही महत्वपूर्ण सेगमेंट देखने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर, भारत का प्रधानमंत्री। ठीक है, तो कल का बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, ध्यान दीजिएगा उस पर। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के बारे में हम देखेंगे वहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे राज्य के बारे में। ठीक है, राज्यपाल के बारे में जो महत्वपूर्ण